हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और हमने प्रीवियस क्लासेस में आरबीआई ग्रेड बी के कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नेशनल इनकम जैसे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कि आखिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या फीचर्स होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या हैं, इंडिया ने क्या मेजर्स लिए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इस दौरान क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं इंडिया ने। सो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट is the development that meets the needs of the present generation without compromising the needs of the future generation. This definition was put forward by the Bertland Commission in its report, Our Common Future, in 1987. It calls for a concerted effort to build an inclusive, sustainable, and resilient ecosystem for the people of the planet. यानी कि बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आम भाषा में मतलब ये है कि हम अपनी रिसोर्सेज को कुछ इस तरह से यूज़ करें कि जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो हमारी करंट पॉपुलेशन है, वो तो उसका बेनिफिट ले ही रही है, बट हमारी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी उन रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा सके, उनका बेनिफिट ले सके। तो हमें इस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए कि हमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आज ही सब कुछ यूज़ करके ख़त्म कर दिया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम भी सस्टेन कर पाएँ और हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी सस्टेन कर पाए। इसके मेन फीचर्स हैं इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रिजर्विंग द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमें कायदे से यूज़ करना है, उनका जो यूज़ है वो प्रॉपर होना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं कि हमने उसे इन्फानाइटली यूज़ कर लिया और वो डिप्लीट हो गई। तो हमें फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। सो नेक्स्ट बारी आती है कि इंडिया के क्या एफर्ट्स रहे हैं टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले 12th 5 ईयर प्लान में 2012 से 2017 तक प्रायोरिटाइज किया गया था लो कार्बन डेवलपमेंट पाथ को। यानी कि जितना भी कार्बन एमिशंस होते हैं, जो व्हीकल्स के थ्रू है या फिर मशीनरीज या फिर फैक्ट्रीज के थ्रू होता है, उसमें से जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस किया जाए। इसका थीम था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये उस 5 ईयर प्लान की थीम थी। नेक्स्ट आपका आता है UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया एक सिग्नेटरी है जो कि अपनी कमिटमेंट शो करती है एड्रेस करके क्लाइमेट चेंजेस को। ये क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको एड्रेस करते हैं और उसके लिए कमिटेड हैं कि उसे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006। ये रिलीज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा, और इसका एम था कि इंडिया क्लीन एनर्जी एंड क्लीन एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करे। नेक्स्ट है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008। ये इंट्रोड्यूस हुआ था टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को इफेक्टिवली समझने के लिए और उसको कॉम्बैट करने के लिए, यानी कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। It comprises of 8 national missions addressing various aspects of climate change, including solar energy, water and agriculture. तो हमने इसी के वजह से सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाता है, ना कि कोल का ज़्यादा यूज़ करने के बजाय बेहतर होगा अगर हम नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं। वाटर एंड एग्रीकल्चर में भी सेम हम इसी तरह के मेजर्स को अडॉप्ट करें जिनसे रिसोर्स का डिप्लीशन कम हो और डैमेज जो क्लाइमेट को होता है वो भी रिड्यूस हो। नेक्स्ट आपका है स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। स्टेट एक्शन में आपके सेवरल इंडियन स्टेट लॉन्च्ड SAPCCS सिंस 2009। 2009 से हर एक इंडिविजुअल स्टेट ने भी क्लाइमेट चेंज के लिए अपनी पॉलिसीज को निकाला था। ये टेलर्ड एक्शन लेती है क्लाइमेट चेंज की तरफ, ताकि जो नेशनल गोल है कि अगर हम क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, दोबारा से पहले जैसा प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो हमें
हर एक स्टेट को अपनी तरफ से वो योगदान देना होगा। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ एक स्टेट में कुछ जगहों पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाए तो हमें नेशनल लेवल पे उसका इम्पैक्ट दिखेगा। सो क्लाइमेट चेंज के लिए एवरीबडी हैज़ टू पुट इन देयर एफर्ट। सो ये सारे इनिशिएटिव्स कलेक्टिवली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं इंडिया की कमिटमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, कि क्लीन एनर्जी अडॉप्शन, चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें इंडिया पूरी तरह से एड्रेस भी करती है और इनसे लड़ने के लिए उसने अलग अलग मेजर्स भी लिए हैं। नेक्स्ट आपका है अदर इंटरनेशनल प्रोग्राम्स ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा क्या प्रोग्राम्स हैं, जैसे आपका यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 में, इसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, ये हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। It led to the creation of important environmental agreements, including the Rio Declaration and the Framework Convention on Climate Change. नेक्स्ट आपका आता है वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002। ये हुई थी जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। इसका मेन फोकस था कि जो भी हमने अर्थ समिट में चीज़ें डिस्कस की हैं उनकी प्रोग्रेस को रिव्यू करना और नए चैलेंजेस जो आ रहे हैं उन्हें कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसके ऊपर काम किया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012। ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हेल्ड हुई थी एंड 2 डिकेड्स आफ्टर द अर्थ समिट, यानी कि अर्थ समिट के होने के 2 डिकेड्स बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 20 ईयर्स लेटर। ये एड्रेस करते हैं की इशू सच एज ग्रीन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो जैसे जैसे हमारी वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। हमें अपनी क्लाइमेट को भी बचाना है, हमें अपनी रिसोर्सेज को भी बचाना है ताकि फ्यूचर जनरेशन उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। अपने क्लाइमेट को हमें प्रोटेक्ट करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसमें सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट आपका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015। सो 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने 17 ग्लोबल गोल्स को सेट किया था जो कि सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करती है। और ये जो गोल्स हैं इनको अचीव करने पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। इट वाज डिजाइन टू बिल्ड ऑन द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। सो जितने भी गोल्स थे जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में अनफिनिश्ड थे या फिर जो पूरे नहीं हो पाए थे उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया था ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो 17 गोल हैं इनके ज़रिए हम अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। अब डिस्कस करते हैं कि ये 17 जो गोल्स हैं वो आखिर क्या है। So sustainable development goals are a set of global objectives established by the United Nations in 2015. They are designed to address a wide range of social, economic and environmental challenges facing the world. There are 17 SDGs in total, each with specific target. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये नंबर वाइज कितने गोल्स हैं, हर एक गोल को इंडिविजुअली और उसकी क्या टारगेट है। सबसे पहला गोल है नो पॉवर्टी एंड पॉवर्टी इन इट्स इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, हर जगह से पॉवर्टी को हटाना है। इसके टारगेट इंक्लूड करते हैं इरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, रिड्यूसिंग पॉवर्टी फॉर ऑल एंड इम्प्लीमेंटिंग सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स। नेक्स्ट है आपका जीरो हंगर, end hunger, achieve food security and improve nutrition and promote sustainable agriculture। यानी कि जो भूख है उसको ख़त्म करना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है और इम्प्रूव न्यूट्रिशन को करना है। इसका टारगेट है इंश्योरिंग एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड, प्रमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड एंडिंग मॉल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ensure healthy lives and promote well-being for all ages। Its targets include reducing maternal and child mortality, combating communicable diseases, and ensuring universal health coverage। यानी कि गुड हेल्थ की सर्विस सबको प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि जो मैटरनल डेथ्स हैं या फिर चाइल्ड मोर्टालिटी है उसको रिड्यूस किया जा सके, कम्युनिकेबल डिजीजेस को कॉम्बैट किया जा सके। सो गुड हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट आपका है क्वालिटी एजुकेशन। इट इंश्योर्स इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल इक्वालिटी एजुकेशन, प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, हर एक जो आपके स्पेशल किड्स होते हैं जिनको
किसी तरह की मेंटल या जैसे ऑटिज़्म जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें एक्सक्लूड नहीं करना, स्पेशल स्कूल्स भेजने की बजाय उन्हें मेन स्ट्रीम में यानी कि सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, यानी कि इंक्लूड करके, दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका टारगेट है टू एक्सेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, इम्प्रूविंग लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एंड प्रमोटिंग टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। नेक्स्ट गोल है आपका जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी यानी कि विमेन एंड गर्ल्स को एम्पावर करना, उन्हें इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। इसका टारगेट इंक्लूड करता है जेंडर बेस्ड वायलेंस, इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड एलिमिनेटिंग हार्मफुल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all। सो हम जैसे देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान जो हमारा चलता है वो क्लीन सैनिटेशन के ऊपर ही है। सो क्लीन वाटर एंड क्लीन सैनिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हमारी जो एनवायरनमेंट है वो भी इम्प्रूव होता है और साथ में जो डैमेजेस हो रहे हैं, जो हेल्थ को डैमेज होता है वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है अगर हमें क्लीन वाटर एंड क्लीन सैनिटेशन रहता है। इसके टारगेट इंक्लूड करते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी एंड एनहांसिंग वाटर यूज एफिशिएंसी। नेक्स्ट है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का मतलब है जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी होगी, ये आपकी रिन्यूएबल भी है और साथ में क्लीन एनर्जी भी है। जैसे कोल है वो आपकी नेचुरल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती है और साथ ही में अगर आप उसको एक्सेसिव यूज करते हो उससे एनवायरनमेंट को भी बहुत डैमेज होता है। So it ensures affordable and reliable sustainable development and modern energy for all। इसके टारगेट इंक्लूड करते हैं इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड एक्सपैंडिंग एनर्जी एक्सेस। नेक्स्ट है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल प्रोडक्शन, फुल प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। यानी कि जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, डिसेंट वर्क अवेलेबल होना चाहिए और इनका टारगेट है टू अचीव हायर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंश्योरिंग फेयर वेजेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लिटरेट हैं उनको कम मिल रहा है, जो पढ़े लिखे हैं उनको ज़्यादा मिल रहा है या मेन को ज़्यादा मिल रहा है, वुमेन को कम मिल रहा है। ये बायस नहीं होना चाहिए, फेयर वेजेस प्रोवाइड होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन। इसका टारगेट है डेवलपिंग इक्वालिटी, reliable and sustainable infrastructure and supporting research and development। ये कंट्री को आगे ले जाने के लिए कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड कर रहे हैं वो सब कुछ सस्टेनेबल यूज पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन या फिर इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं कि हमने इन्वायरमेंट को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। तो इंडस्ट्री में इनोवेशन होना चाहिए ताकि हार्मफुल केमिकल्स और जो वेस्ट है वो भी रिड्यूस हो और साथ में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ भी हो। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज। इसके टारगेट इंक्लूड करते हैं रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी, प्रमोटिंग सोशल इंक्लूजन एंड एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। यानी कि इनइक्वालिटी जो अलग अलग देशों में है, जैसे कुछ देश हैं जो अभी भी डेवलपिंग है, कुछ हैं जो डेवलप्ड है, इनके बीच में इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की कोशिश होनी चाहिए, सोशल इंक्लूजन होना चाहिए, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को एम्पावर करना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, मेकिंग सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ एंड रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। इसके टारगेट इंक्लूड करते हैं इंश्योरिंग एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसिंग, reducing the environmental impact of cities and improving urban planning। यानी कि जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है उन्हें हमें सेफ बनाना है, रेजिलिएंट बनाना है और सस्टेनेबल, जैसे कि हम जो सिटीज़ हैं वो सस्टेनेबल होना चाहिए। जैसे आपने दिल्ली फॉर एग्जांपल लीजिए, वहाँ पे बहुत पोल्यूशन है, तो वहाँ पे जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो रही है। तो हमें सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ को डेवलप करना होगा जहाँ पर हमें क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन वाटर की सुविधा मिल सके। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ensuring sustainable consumption production patterns। It includes target includes reducing waste generation, promoting sustainable practice in production and educating consumers।
यानी कि जैसे कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बेसिक डेफिनेशन में जाना कि रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करना, यानी कि उनका जो कंजम्पशन है या उनका प्रोडक्शन है, उनको बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उन्हें यूज़ कर सके और आज के टाइम पे हम उसे यूज़ करके एक्सेसिवली उसे डिटोरिएट ना करें या डिप्लीट ना करें। नेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शन। टेक अर्जेंट एक्शंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। Targets include strengthening resilience to climate-related disasters, promote climate mitigation efforts and enhancing climate awareness। यानी कि जो हमारा environment है, climate changes है, weather में जो changes हो रहे हैं, उनके लिए हमें जागरूक भी होना होगा कि कहाँ पे changes आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और उन climate changes को combat भी करना होगा ताकि उसका जो impact है वो बहुत ज़्यादा excessive ना हो। नेक्स्ट है आपका लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर इज कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इसके टारगेट इंक्लूड करते हैं प्रोटेक्टिंग मरीन इकोसिस्टम्स, मरीन रिड्यूसिंग मरीन पॉल्यूशन एंड रेगुलेटिंग ओवरफिशिंग। यानी कि जो मरीन इकोसिस्टम है वो हमें डिसरप्ट नहीं करना है, वो कहीं ना कहीं आधार है जीवन का, क्योंकि वो ओशन की जो लाइफ है, जो सीज का है, जो मरीन इकोसिस्टम है, वो कहीं ना कहीं बाकी इकोसिस्टम्स को भी चलाने में मदद करता है। सो वी शुड कंजर्व दीज मरीन इकोसिस्टम्स। नेक्स्ट है आपका लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड को हमें प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, sustainable manage sustainably manage forests, combat desertification and reserve land degradation and halt biodiversity loss। इसके टारगेट इंक्लूड करते हैं कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, रिस्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड एंड कॉम्बैटिंग पोचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। यानी कि जो ह्यूमंस डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं या नेचर को खराब कर रहे हैं, लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं, हमें उसे दोबारा से रिजुविनेट करना होगा, दोबारा से एफॉरेस्टेशन करना होगा, लैंड की जो फर्टिलिटी है उसे इम्प्रूव करना होगा, और साथ में जो वाइल्ड लाइफ में जो जैसे टाइगर्स हैं, आपके एलिफेंट्स हैं, इन सब के जो हम इलीगल पोचिंग करते हैं उन्हें भी रोकना होगा, ताकि वाइल्ड लाइफ का जो ये इलीगल ट्रेड है उसको स्टॉप किया जा सके। नेक्स्ट है आपका पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। It promotes peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. Target includes reducing violence, promoting rules for law, and ensuring access to justice। यानी कि एक लोगों को राइट टू लिव जो हमें देते हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट देना, जिसके लिए अगर उनके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव हो रहा है या किसी तरह की उन्हें प्रॉब्लम है, उससे लड़ने के लिए उनके पास लीगल राइट्स या लीगल जो लॉ सिस्टम है वो उन्हें सपोर्ट करता है, ताकि वो अपनी कंप्लेंट्स वहाँ पे कर सके। तो रिड्यूस वायलेंस करने के लिए और एक प्रॉपर लिविंग हैप्पी इन्वायरमेंट देने के लिए। नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स का मतलब है स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके टारगेट इंक्लूड करते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन, प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इंक्रीजिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। सो पार्टनरशिप गोल्स आपके मल्टीपल कंट्रीज को इंक्लूड करते हैं, जहाँ पर एक कंट्री दूसरी कंट्री को फाइनेंशियली हेल्प करती है, इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करते हैं, ताकि एक दूसरे देश में जो कोऑपरेशन है वो मेंटेन रहे, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बना रहे। और जो ये हम क्लाइमेट चेंज के बारे में या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में जो पॉलिसीज बना रहे हैं, ये सिर्फ एक कंट्री में नहीं बल्कि ग्लोबली हर कंट्री में लागू होनी चाहिए। ये सारे के सारे जो 17 गोल्स हैं, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और इनका मेन जो काम है वो है ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करना और इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ लाइफ को while protecting the planet's resources for future generations। तो हमें करंट प्लानट है उससे प्रोटेक्ट भी करना है और फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें उसे सेव करके भी रखना है। नेक्स्ट आपके आते हैं मेजर्स जो इंडिया ने लिए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस इंस्टीट्यूट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है
नेशनल एंड स्टेट लेवल के डेवलपमेंट को अलाइन करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत। ये नीति आयोग ने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को एंड इट कोऑर्डिनेट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। नेक्स्ट आपका है स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन। स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं वो नेशनल लेवल पे तो नहीं अप्लाई हो सकते, वो छोटी छोटी जगहों से स्टार्ट करना होता है, यानी कि हर एक स्टेट को इंडिविजुअली भी अपने गोल्स को क्लियर करना होगा, तभी वो नेशनल गोल अचीव होगा। सो states in India are encouraged to map their own development plans to these SDGs. This include visioning, planning, budgeting, and developing implementations and monitoring systems for the state-sponsored schemes and aligned with the SDGs. नेक्स्ट है आपका मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग जैसे कि नाम से ही सजेस्ट करता है कि जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल्स हैं उनको मॉनिटर करना और उनकी जो प्रोग्रेस है उनकी रिपोर्टिंग करना कि कहाँ तक प्रोग्रेस पहुंची है। So Ministry of Statistics and Program Implementation is actively involved in building the key indicators to monitor the SDG implementation progress, to ensure the tracking and reporting and achievement of the sustainable development targets कि हमने कितना अचीव किया है उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम्स। फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हो गए आपके कि इंडियन गवर्नमेंट जो भी लॉन्च करती है प्रोग्राम्स, जैसे कि उसने 2015 में अलाइन किया था सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स के लिए, यानी कि सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो थे वो 2015 में एस्टैब्लिश किए गए थे और इनमें इंक्लूड होते हैं जैसे आपका स्वच्छ भारत मिशन हो गया, स्किल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे यूज होते हैं। In fact, these programs address various aspects of sustainable development for sanitation, skill development, uh, and industrial growth. यहाँ पे जो सारे एस्पेक्ट्स हैं चाहे वो डेवलपमेंट का हो, सैनिटेशन का हो, ग्रोथ का हो, इन सारे प्रोग्राम्स को एड्रेस किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है इन सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया ने किन किन चैलेंजेस को फेस किया है। सबसे पहले बात करते हैं इनके की फैक्टर्स क्या है, की इंडिकेटर्स क्या है। सबसे पहले आता है कि इंडिया नीड्स टू रिवाइज एंड डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स फॉर एरियाज लाइक पॉवर्टी, हंगर एंड एजुकेशन टू इफेक्टिवली मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्रेस। यानी कि जो आपकी पॉवर्टी, हंगर या एजुकेशन है इसके जो इंडिकेटर्स है उनको कॉन्स्टेंटली रिवाइज एंड रीडिफाइन करना पड़ता है ताकि जो प्रोग्रेस है उसको इफेक्टिवली मेजर किया जा सके। नेक्स्ट आपका आता है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसका चैलेंज है कि हम एफर्ट्स चाहते हैं पॉवर्टी को अलिविएट करने के लिए, हमने सारे एफर्ट्स किए हैं बट फिर भी इंडिया की एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है और ये मेजर रीजन जो है इन सब का है वो है इन्वेस्टमेंट्स के कम होने की वजह से। जो पैसा है, जो फंडिंग है इन सारे प्रोग्राम्स को चलाने के लिए या पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, हंगर से लड़ने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उसके लिए जो फंडिंग है वो लैक करती है। ये पोज करता है एक मेजर फंडिंग चैलेंज टू अचीव एसडीजीज इफेक्टिवली। अगर फंडिंग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इन गोल्स को अचीव करना काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। नेक्स्ट है आपका मॉनिटरिंग एंड ओनरशिप। नीति आयोग को ये टास्क दिया गया है कि कोऑर्डिनेट करे कि वो एसडीजी का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट ये एक बहुत बड़ी कंसर्न है कि जो नीति आयोग की मैन पावर है वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से ये जो काम है टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ये कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है। सो इंश्योरिंग इफेक्टिव ओनरशिप एंड मैनेजमेंट अ वास्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस इज अ चैलेंज। नेक्स्ट है आपका मेजरिंग प्रोग्रेस। मेजरिंग प्रोग्रेस का मतलब क्या है, चैलेंज क्या है, डेटा अवेलेबिलिटी। अब हमें अगर प्रोग्रेस को मेजर करना है तो हमें डेटा को तो स्टडी करना पड़ेगा कि कितने लोग हैं, कितने लोगों तक वो पॉलिसीज पहुंची हैं, स्कीम्स पहुंची हैं, किन्हें बेनिफिट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। वो अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होगा तो हम कैसे मेजर करेंगे। सो मेजरिंग बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जहाँ पे डेटा अवेलेबिलिटी की शॉर्टेज रहती है, स्पेशली सब नेशनल एरियाज में एक सिग्निफिकेंट इशू है। Incomplete coverage of administrative data has hampered the measurement of progress as
as seen with the Millennium Development Goals and now the SDG। ये जो प्रॉब्लम है डेटा की, ये पहले भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के टाइम पे देखी गई थी और अभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के दौरान भी इन्हें कहीं ना कहीं महसूस किया जाता है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, उसके गोल्स क्या हैं, इंडिया ने क्या क्या चैलेंजेस को फेस किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या हैं, मेजर्स क्या रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ये सारी चीज़ थी। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।